Hello everyone, how are you? Very welcome to our channel Online GS by दिवाकर and this is सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज के अपने इस सेशन में अपन लोग आज डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके इम्पोर्टेंट हैं यूजीसी नेट के लिए एंड सेट टीजीटी पीजीटी जिन भी एग्जाम्स में आप ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। और इससे पहले अपन लोगों ने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। लगभग 4000 के करीब क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे स्टडी पीवाईक्यू पर। ये दूसरा वाला चैनल है जहाँ पर सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, तो ये आप उस पर जा करके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। और अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जा करके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन जीएस बाई दिवाकर। ये आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, ठीक है, जहाँ पे आपको कोर्स एंड जो बैचेज हैं साथ में पीडीएफ नोट्स वगैरह सभी आपको डिटेल में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। पहला इसमें कह रहा है कि जो सक्रिय पद है ये संबंधित है किससे है, ये एक पद है, क्या है, एक नाम है सक्रिय परत। और ये संबंधित किससे है, नदी या निक्षेपण से। नदी या निक्षेपण क्या होता है, जो नदी है नदी के द्वारा जो पानी बहा जाता है और बहाव के साथ में जो भी अवक्षेप होते हैं, अवशेष यहाँ पे जो आपके कंकड़ मिट्टी पत्थर ये सब होते हैं, उनका क्या होता है जब नदी का बहाव कम हो जाता है और कम होने के बाद में जो भारी कंकड़ पत्थर होते हैं उनको नदी वहीं के वहीं पे छोड़ देती है और जो इनका बचा हुआ पानी होता है नदी का वो आगे की ओर में फ्लो होने लगता है या फिर बहाव होने लगता है, तो ये क्या होता है, नदीय निक्षेपण होता है। परिहिमनदीय प्रक्रिया भू विवर्तन की और मृदा रचना की प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग देने की कोशिश कीजिए और आंसर इसका जो सही है वो बी हो जाएगा। पर हिमनदीय प्रक्रिया जो होती है इससे ही संबंधित है क्या, सक्रिय परत। अब ये पर हिमनदीय प्रक्रिया होती क्या है, किससे बनता है, क्या कारण है इसका, तो वो आप लोग समझिए। जो पर हिमनदीय प्रक्रिया है, पर हिमानी होता क्या है, देखिए ये किससे बना हुआ है, हिमनदीय। हिमनदीय यानी कि परे हिमनदीय पेरिग्लेशियर, क्या बोला है इसको, पेरिग्लेशियर, या आप इसको आप लोग बोल सकते हैं परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। ये आप लोग कमेंट कीजिए कि शब्द किसने दिया था। ये क्या हो जाएगा, परमाफ्रॉस्ट है। अब ये होता क्या है परमाफ्रॉस्ट, तो ये जो परमाफ्रॉस्ट होता है या फिर परहिमानी होता है, ठीक है, क्या होता है ये परिहिमानी, एक जलवायु है। जलवायु कैसी है, जो कि बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन ये क्या होती है, हमेशा बर्फ से ढकी हुई नहीं रहती है। इसको अगर 0 डिग्री से तापमान जो होता है वो थोड़ा सा अगर ऊपर पहुंच गया तो ये क्या होता है, पिघलने लगती है। पिघलने लगती है तो इसके कारण कई सारी स्थलाकृतियां बन जाती हैं। और यही तापमान अगर 0 डिग्री से माइनस में जाता है तो ये क्या होता है, फिर से बर्फ की ओर में जमने लगता है। यानी कि ये हमेशा बर्फ से जमा हुआ नहीं रहता है। इसको अगर तापमान में ऊंच नीच हुई तो ये क्या होगा, पिघलना शुरू कर देगा और जमना शुरू कर देगा। तो यही क्या होता है, जो हिमीकृत अवस्था होती है इसी को बोला जाता है परमाफ्रॉस्ट या फिर परिहिमानी। तो जो सक्रिय परत शब्द है ये संबंधित किससे हो जाएगा, परिहिमनदीय प्रक्रिया से हो जाएगा या फिर परिहिमानी से, परमाफ्रॉस्ट से, किसी से भी आप लोग मान लीजिए। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और इनके प्रतिपादक दिए गए हैं, कौन सा सिद्धांत किसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आधार स्तर सिद्धांत दिया है, समानांतर निवर्तन दिया है, अपरदन चक्र की अवधारणा दी है और धारा दक्षता एवं क्षमता सिद्धांत दिया हुआ है। नाम दिए गए हैं जीके गिलबर्ट, डब्ल्यू पेंक, डब्ल्यू एम डेविस एंड जेडब्ल्यू पॉवेल, ठीक है, ये इनके नाम दिए गए हैं। तो कौन सा सिद्धांत किसने दिया है ये अपन लोगों को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार स्तर सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये यहाँ पे दिया गया है जेडब्ल्यू पॉवेल के द्वारा। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप पॉवेल, ठीक है। पॉवेल कहाँ पे है, थर्ड नंबर पे है, थर्ड यहाँ पे लिख लीजिए। आगे जो समानांतर निवर्तन सिद्धांत है ये दिया गया था डब्ल्यू एम पेंक के द्वारा, किसके द्वारा, पेंक के द्वारा, ठीक है। पेंक कहाँ पे है, सेकंड में है। चलिए जो अपवर्तन चक्र है इसका सिद्धांत दिया था डब्ल्यू एम डेविस के द्वारा। यहाँ पे दो इंपोर्टेंट हैं, डेविस एंड पेंक, इनके बारे में अपन लोग डिटेल में जानेंगे। धारा दक्षता एवं क्षमता ये जो सिद्धांत है ये दिया गया था किसके द्वारा, जीके गिलबर्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो ऑप्शन करेक्ट होगा
तीसरा है, दूसरा है, और इसके बाद में आपका डब्ल्यू डेविस में चौथा हो जाएगा। हम्म। तो ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। चलिए, अब इनके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में जान लीजिए, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपर्दन चक्र का किसने दिया था? तो ये आपका डब्ल्यू एम डेविस ने दिया था। और डब्ल्यू बैंक के बारे में जान लीजिए, जहां से अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो डेविस है, यहाँ पे लिख लीजिए आप डेविस। ठीक है, डेविस। डेविस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे इन्होंने अपना जो अपवर्तन चक्र के जो सिद्धांत दिया था 1889 में दिया था। कब दिया था? 1889 में दिया था। और इन्होंने इसको भौगोलिक चक्र या फिर नदी के जीवन का पूरा चक्र दिया था, जिसमें इन्होंने नदी शुरुआत जब होती है, इसका जो उद्गम होता है, उद्गम होने से उसका जो बुढ़ापा आता है, यानी कि जो इसका एंड स्टेज होता है, वहां तक का इन्होंने चक्र बताया था। और इसमें उन्होंने इसका सिद्धांत ढलान विकास का सिद्धांत भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको? ढलान विकास का सिद्धांत भी आप लोग इसको कह सकते हैं। और जो शुरू होती है नदी, इसमें उन्होंने डेविस ने नाम दिया था क्या? तरुणावस्था। तरुणावस्था। और जो मीडियम यहाँ पे उत्थान होता है, वहां पे नाम दिया था इन्होंने प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था। और जब एंड में जाती है, जो उनका बुढ़ापा होता है, जैसे अपन लोगों का बुढ़ापा होता है, वैसे ही इन्होंने नदी का बुढ़ापा बताया हुआ है, तो वहां पे इन्होंने नाम दिया था जीर्णावस्था। क्या दिया था इन्होंने? जीर्णावस्था। ठीक है। अब जो जीर्णावस्था होती है, तो इस टाइम में क्या होता है, जो नदी है, इसका पानी का बहाव बहुत कम होता है, और ये एक अपरदन करती हुई चलती है। और इनका अपरदन जो होता है, उस टाइम में एक मैदान बनता है, जिसका नाम इन्होंने दिया था पेनी प्लेन। क्या बोला था इनको? पेनी प्लेन बोला था। ठीक है, यानी कि समप्राय मैदान। समप्राय मैदान किसने दिया था? पेनी प्लेन की अवधारणा ये दी गई थी, जो शब्द दिया गया था डेविस के द्वारा। और जो पेनी प्लेन होता है, यानी कि ये तो बन गया समतल मैदान, लेकिन यहाँ पे भी कुछ छोटी मोटी ऊंची ऊंची हुटी हुई पहाड़ियां टाइप की रह जाती है, इतनी ज्यादा लंबी नहीं रहती है, बहुत छुटपुट रहती है। तो इसको इन्होंने नाम दिया था क्या? मोनार्ड नोक। क्या दिया था ये? मोनार्ड नोक। ठीक है, ये इन्होंने दिया था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, डेविस से, कि इनका जो थ्योरी है टाइम इंडिपेंडेंट है या फिर टाइम डिपेंडेंट है। तो इनकी जो थ्योरी है वो कैसी हो जाएगी? टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टाइम डिपेंडेंट इनकी थ्योरी हो जाएगी। टाइम डिपेंडेंट कैसे? कि इन्होंने बताया था कि नदी का जब उत्थान होता है, जब नदी ऊपर चढ़ती है, तो पहले उत्थान होगा, और जब उत्थान पूरा हो जाएगा नदी का, उसके बाद में अपरदन प्रारंभ होगा। ये किसने कहा था? डेविस ने। और यही पंथर आपको पेंक में देखने को मिलेगा। तो चलिए, थोड़ा सा पेंक के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक मिनट आप लोग वेट कीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं। और आप लोग बैठिए नहीं, जो सेशन है इसको आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, पेंक के बारे में जानिए। पेंक है, जो कि कैसे है, एक जर्मन है। और इनका जो विचार आया था, इनकी जो किताब आई थी, वो जर्मन भाषा में ही आई थी। और इसी के कारण का क्या है, ये जो सिद्धांत है, ज्यादा क्रेज में नहीं आया, ज्यादा इनकी आलोचना समालोचना कुछ नहीं हुई, क्योंकि जो पढ़ना था अपन लोगों का, वो भाषा इनकी पढ़ने में नहीं आई। तो इन्होंने एक अपना पत्रिका लिखी थी, इनके मरने के बाद में लिख छापी गई। उसका नाम था डाई मॉर्फोलॉजिकल डाई मॉर्फो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, ये इनकी क्या रही थी, एक पत्रिका रही थी, जो कि इनके मरने के बाद में प्रकाशित हुई थी 1924 में। ठीक है। और इन्होंने विकास की 3 स्टेज बताई थी, जिन्होंने इनके जर्मन भाषा में लिखा गया है, वो भी आपकी इम्पोर्टेंट है। पहली थी इनकी, जैसे उन्होंने अपनी बताई थी अ, डेविस ने, जिसमें तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था। इसी तरीके से पेंक ने भी बताई थी, जिसमें पहला बताया था अपस्थि जिंडे। अपस्थि जिंडे। एंटोक्लिंग इन्होंने शब्द एक ही रखा था तीनों के लिए। दूसरा इन्होंने रखा था गिलिक फार्मिंग।
ग्लिक फॉर्मिंग था, और तीसरा इन्होंने रखा था आवर्ती जिंडे। इसमें कंफ्यूजन होता है पहले वाले में और तीसरे वाले में, तो एफ पहले आएगा, बी बाद में आएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। ये तीन उन्होंने क्या बताई थी, नदी के विकास की अवस्थाएं बताई थी तीन। और ये आप लोग थोड़ा सा बैंक के बारे में याद रखना, क्योंकि ये इंग्लिश भाषा भाषा में नहीं थे, ये कैसी भाषा में रहे थे, जर्मन में रहे थे, और इसीलिए इनका प्रभाव कम देखने को मिलता है। डेविस का इंग्लिश वर्जन था, और इसीलिए इनका क्या है, डेविस की आलोचना और समालोचना ज्यादा हुई थी। डेविस ने एक और दिया था जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेविस का त्रिकूट या फिर ट्राई ऑफ डेविस क्या होता है। तो उसमें क्या था ट्राई ऑफ डेविस में, इसमें उन्होंने नदी के विकास की अवस्था बताई थी, जिसमें स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ये क्या है, ट्रायो ऑफ डेविस है, या फिर डेविस का त्रिकूट है, संरचना, प्रक्रिया और समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। जलयोजन प्रक्रिया का संबंध है। जलयोजन होता क्या है, जल है, जल के साथ में किसी पदार्थ का विलय होना या फिर किसी पदार्थ का घुलना, मिक्स होना, जैसे कि आप लोग नमक को पानी में मिला दीजिए, शरबत बना दीजिए चीनी मिला करके, कुछ भी आप जो करेंगे वो क्या होता है, जलयोजन होता है। और ये प्रक्रिया संबंधित है किससे, भौतिक और जैविक प्रक्रिया से, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से, जैविक और रासायनिक प्रक्रिया से, या फिर सिंपल रासायनिक प्रक्रिया से। तो जो जलयोजन होता है वो दोनों तरीके से होता है। कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें शामिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे भौतिक भी होती हैं और रासायनिक भी होती हैं। भौतिक प्रक्रियाओं में कौन कौन शामिल होता है और रासायनिक प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है, इनको जान लीजिए। तो जो भौतिक प्रक्रिया होती है, भौतिक प्रक्रिया के द्वारा जो जलयोजन होता है वो कैसे होता है, भौतिक प्रक्रिया में जो साधन है जलयोजन के, वो हो जाएंगे जैसे कि नदीय प्रक्रम हो जाएगा, नदी के द्वारा, जल के द्वारा, ठीक है। हिमानी होती है जो कि बर्फ के द्वारा होती है, ये भी जलयोजन होता है इसमें। और साथ में जो आपके होते हैं पवन, ये क्या करते हैं, जलयोजन इनके द्वारा होता है। ये कैसी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, भौतिक प्रक्रिया हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, भौतिक प्रक्रिया हो जाएंगी। और जो रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया में कौन शामिल होता है, तो रासायनिक प्रक्रिया में जो भूमिगत जल होता है, क्या होता है, भूमि के अंदर वाला, इसको क्या बोला जाता है, भूमिगत बोला जाता है, भूमि के अंदर। इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है जैसे कि चूना वगैरह है। चूना वगैरह जब जल में मिल जाता है तो ये कैसी हो जाएगी, रासायनिक जलयोजन की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट आप लोग वेट करिए। चलिए, भूमिगत जल है जो कि भूमि के अंदर पाया जाता है, और इसमें जो अंदर में पदार्थ होते हैं पानी के साथ में जो विलय करते हैं, उससे क्या होता है, भूमिगत या फिर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जलयोजन होता है। ठीक है, दोनों आप लोग समझ गए होंगे। और ये भी एक चीज और जान लीजिए कि जो रासायनिक प्रक्रिया से जो जलयोजन होता है वो कैसा होता है, असक्रिय होता है। कैसा होता है ये, असक्रिय होता है। लेकिन जब ये किसके संपर्क में आए, ये कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में अगर आ जाता है तो ये कैसा बन जाता है, और उसके बाद में ये जलयोजन की प्रक्रिया शुरू करे तो ये कैसा हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बेसाल्टी सागर परपटी का औसत घनत्व पूछा गया है, यहाँ पे कितना होता है, 2.65 ग्राम है, 2.75 है, 2.90 है, या फिर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये बेसाल्टी प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको जान लेते हैं। तो जो बेसाल्टी प्रवृत्ति होती है, इसका निर्माण किस में होता है, सागरीय क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है ये, सागरीय क्षेत्र में होता है। और ये जो बनी होती है, इसमें मेन मेन क्या होता है, बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट होता है, और साथ में ग्रेवो होता है। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, बेसाल्ट और ग्रेवो होता है, क्योंकि इनमें प्रधानता किस चीज की होती है, तो वो होती है फेरस एंड मैग्नीशियम की। किस किस की होती है प्रधानता, फेरस एंड मैग्नीशियम की यहाँ पे प्रधानता होती है। तो इनका घनत्व भी क्या होता है, ये जो
बेसाल्टी प्रॉपर्टी है, जो सागर की जो सतह होती है वो महाद्वीपीय सतह से भारी होती है, तो इसी का कारण क्या होता है, इनका घनत्व भी ज्यादा होता है। अगर आप इसी जगह पे महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो महाद्वीपीय प्लेट होती हैं वो किससे बनी होती हैं, वो ग्रेनाइट से बनी होती हैं। महाद्वीपीय प्लेट है ये ग्रेनाइट से बनी होती हैं। अगर इनका घनत्व देखा जाए तो इनका घनत्व जो होता है 2.75 से लेकर के 2.90 तक इनका घनत्व पाया जाता है। ठीक है, और ये बनी किससे होती है, जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं वो एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट से बनी होती हैं। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा सागर प्लेट एंड महाद्वीपीय प्लेट दोनों के बारे में याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उसमें ग्रीष्म काल में सूखे के लिए जिम्मेदार पवन से संबंधित प्रमुख घटना क्या है, यानी कि जो आपका ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपके एक मिनट, ये आपकी विषुवत रेखा हो गई, ये आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे अगर ये सूखा पड़ जाता है तो वो घटना क्या है जिसके कारण यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, तो यहाँ का जो घटना होती है वो क्या होती है, दक्षिण पछुआ हवाओं का बहना होता है, और इसी के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करता है। वायुमंडलीय दबाव यानी कि प्रेशर इसमें ज्यादा होता है, और ये हवा जो होगी वो भारी होगी। तो ऊंचाई, जलवाष्प की उपस्थिति, तापमान एवं वर्षा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा नहीं करता है, पूछा गया है। अच्छा, हाँ तो देखिए, जब आप इसको जानेंगे पृथ्वी को, तो आप लोग को पता होगा कि जब आप विषुवत रेखा से लेकर के ध्रुवों की ओर जाएंगे, ऊंचाई की ओर में जाते जाएंगे, तो क्या होता है, जो वायुमंडल प्रेशर है उसमें अंतर आता है, यानी कि जो वायुमंडलीय दबाव है वो ज्यादा होता जाता है और घट बढ़ता जाता है। तो ऊंचाई तो प्रभावित करती है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो इसको आप लोग राइट कर लेंगे या फिर इसको क्रॉस करके चलिए। जल वाष्प की उपस्थिति, अगर हवा है, हवा में क्या भर जाएगा, वाष्प भर जाएगी, तो वाष्प कैसी होगी, इसको क्या कर देगी, भारी कर देगी, तो इसका भी क्या हो रहा है, इस पर प्रभाव पड़ रहा है वायुमंडलीय दबाव पर। तो ये भी क्या हो रहा है, जलवाष्प की उपस्थिति भी यहाँ पे सही हो जाएगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तापमान है, तापमान भी प्रभावित करता है। अगर तापमान ज्यादा होगा तो हवाएं हल्की होंगी, हवा हल्की होगी तो क्या होगा, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाएगा। अगर तापमान कम हुआ तो हवा भारी होगी, भारी होगी क्यों भारी होगी, क्योंकि उसमें जलवाष्प की उपस्थिति रहेगी, और जलवाष्प की उपस्थिति रहेगी तो वायुमंडलीय जो दबाव है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो ये भी इसको प्रभावित करेगा। वर्षा एक ऐसा कारण है जो कि वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करेगा, बाकी के ये तीनों जो हैं वो वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी सही हैं इसीलिए वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विषुवत रेखा से लेकर के ध्रुवों की ओर में बहने वाली भूमंडलीय हवाओं का सही क्रम पूछा गया है। पहले इसमें पछुआ हवाएं दी गई हैं, दूसरी ओर पर इसकी व्यापारिक हवाएं दी गई हैं, और तीसरी ओर पर इसकी ध्रुवीय पवनें दी गई हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे पछुआ हवाएं व्यापारिक दी गई हैं, फिर पछुआ है, फिर ध्रुवीय है। व्यापारिक, ध्रुवीय, पछुआ, ध्रुवीय, पछुआ एवं व्यापारिक। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट आंसर बता रही हूँ। सबसे पहले कौन सी हवाएं आती हैं, व्यापारिक हवाएं आएंगी, जिनको क्या बोला जाता है, ट्रेड विंड्स बोला जाता है, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ट्रेड विंड बोला जाएगा। पछुआ जिनको कि वेस्टर्लीज बोला जाता है। ध्रुवीय पवन जिनको कि पोलर विंड बोला जाता है। तो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका डायग्राम दिया है, शायद वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये दिया गया है यहाँ पे, देखिए ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे, 0 डिग्री जो कि आपकी भूमध्य रेखा बोली जाती है, और ये आपकी 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ये हवाएं एक साइड में नहीं चलती हैं, दोनों ही साथ में चलती हैं। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएंगी, ये नॉर्थ ईस्टर्ली बोल लीजिए, या फिर इनको आप ट्रेड विंड भी बोल लीजिए, जो कि कहाँ से चलती हैं, ये पूरब से उत्तर पूरब से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर में जा रही हैं। तो ये हवाएं आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद में आप लोगों की 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30-50, ये कितना है, 50-60 डिग्री नॉर्थ तक, और 30 डिग्री साउथ से लेकर के
ये आपकी 60 डिग्री साउथ तक। यहाँ पे कौन सी हवाएं चलती हैं? पछुआ हवाएं चलती हैं। ये आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। ये आपकी पछुआ हवाएं चल रही हैं जो कि ध्रुवों की ओर में चल रही हैं। ठीक है। और इसके ऊपर में आपके 60 से ऊपर के 90 तक में जो हवाएं चलती हैं इनको बोला जाता है क्या? पोलर विंड बोला जाता है, जो कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर में चलती हैं। ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएंगी? पवनें हो जाएंगी, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सेलों को लेकर के कि कौन सा सेल कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इनको भी देख लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को क्या बनता है? हेडली सेल बन रहा है ये, जो कि कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री साउथ तक, या फिर 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ तक। इससे ऊपर आपका मिड लेटिट्यूड सेल हो गया, और इससे ऊपर आपका पोलर सेल हो जाएगा। ठीक है। इन सेलों से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। एक चलिए, ये हो गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया क्षेत्र किसकी विशेषता है? चक्रवाती वर्षा की, संवहनीय वर्षा की, पर्वतकृत वर्षा की, या फिर तापीय वर्षा की? तो ये वृष्टि पोषित या फिर वृष्टि छाया क्षेत्र होता क्या है? मान लीजिए ये आपका क्या है? एक पर्वत है। क्या है? ये पर्वत है। ठीक है। और ये जो आपकी बाष्पीकृत हवाएं हैं जो कि चल रही हैं पर्वत के सहारे सहारे, ये क्या चल रही हैं? इसके सहारे चल रही हैं। तो ये हवाएं इतनी भारी होती हैं कि ये ऊपर की ओर में जा ही नहीं पाती हैं ज्यादा ऊपर, और यहीं पर आकर के क्या होती हैं? ये टकरा जाती हैं। टकरा जाती हैं तो जो वर्षा होती है, वर्षा कहाँ पे पड़ गई? यहीं पे ये वाली वर्षा हो गई। ठीक है। ये वर्षा यहाँ पे हो गई तो ये वाली जगह तो क्या हो जाएगी? गीली गीली हो जाएगी। लेकिन ये वाली जगह क्या हो जाएगी? ये बिल्कुल सूखी रह जाएगी। अगर सूखी रह जाएगी तो ये क्या होती है? ये जो जगह सूखी रह गई इसी को नाम दिया जाता है क्या? वृष्टि छाया क्षेत्र दिया जाता है, कि यहाँ पे भैया वर्षा नहीं हुई है, वर्षा की यहाँ पे छाया पड़ गई, और ये किसमें आ गया? वृष्टि छाया क्षेत्र में आ गया। ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्या होता है? चक्रवाती वर्षा क्या होती है? चक्रवात आप लोगों ने सुना होगा कि जो समुद्र है, तेज तेज तूफानी हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं, और जो हवाएं इतनी तेज स्पीड से चलती हैं कि वो अपने साथ में पानी को वाष्प बना करके लाती हैं, और बहुत ज्यादा वर्षा होती है। उसको क्या बोलते हैं? चक्रवाती वर्षा होते हैं। संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा क्या होती है? हवाएं हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं, गर्म होकर के पहले जो सूर्य है, सूर्य से किरणें जमीन तक आती हैं, जमीन गर्म होती है, और यहाँ पे जो हवाएं हैं हल्की होकर के ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी, कहीं पर इनको नमी वाली जो मात्रा होती है वहां तक जाएंगी, और वहां से ये नमी धारण करेंगी, फिर किसी चीज से इनका टकराव होगा। टकराव होने के बाद में ये लोग वर्षा कर देंगे, और ये हवाएं फिर से क्या हो जाएंगी? सूखी हो जाएंगी। तो यही यहाँ पे क्रम चलता रहता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? संवहनीय वर्षा इनको बोला जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची एक में दिया गया है स्थानीय हवाओं के नाम, और दूसरी सूची में उनके जगह के नाम दिए गए हैं। कौन सी हवाएं कहाँ पे चलती हैं अपन लोगों को ये बताना है। पहली यहाँ पे लू दी गई है, दूसरी खमसिन है, चिनूक एंड फोन दिया गया है। क्षेत्र दिए गए हैं रॉकी, आल्प्स, राजस्थान मरुस्थल एवं मिस्र दिया गया है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक मिनट, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है ना? ठीक है। चलिए, तो जो लू चलती है वो आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पे लू चलती है। वैसे तो अगर देश के मामले में बोला जाए तो लू अगर पूछा जाता है तो अपन लोग क्या लगाते हैं? भारत लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह दी गई है, जगह का नाम दिया गया है, तो लू में पहले अपन लोग क्या रख लेंगे? राजस्थान को रख लेंगे। खमसिन, जो खमसिन चलती है आप लोगों की, वो मिस्र में चलती है। ठीक है। कहाँ पे चलती है ये? मिस्र में चलती है। चिनूक है, चिनूक कहाँ पे चलती है? रॉकी पर्वत के सहारे सहारे ये चलती है। और जो आपकी फोन है, फोन कहाँ पे चलती है? आल्प्स में। ठीक है। कौन सा कहाँ पे है इसको आप लोग मिलाइए जरा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो लू हो जाएगा थर्ड में। एक ही में दिया गया हो तो एक ही से रहा है, बाकी के तो सभी ऐसे ही दिए गए हैं। चलिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों के वर्षा की विशेषता कटिबंधीय मानसून वर्षा है? कौन कौन से हैं? सह्याद्री
गंगा डेल्टा, कश्मीर घाटी एवं लद्दाख क्षेत्र। तो कौन कौन सी कटिबंधीय मानसून वर्षा हो जाएगी? तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन सही होगा वो कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो आपका सह्याद्री क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पे कैसी होती है कटिबंधीय मानसून वर्षा होती है। दूसरा आपका यहाँ पे भी जो गंगा डेल्टाई क्षेत्र है यहाँ पे भी मानसूनी वर्षा ही आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा? एक और दो सी में दिया गया है, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिकथन दिया गया है ए और उसका कारण यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये अपन लोगों को जानना है। पहला इसमें कह रहा है कि वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। ठीक है। दूसरा बता रहा है इसका कारण कि भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान वन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब कैसे क्या होता है इसका कारण जानिए आप लोग। वनोन्मूलन क्या होता है? जो वनों की अपन लोग कटाई करते हैं, उखाड़ फेंक देते हैं, वनों का मतलब विनाश कर देते हैं, उसी को बोला जाता है क्या? वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई। ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के संकेंद्रण में वृद्धि हो रही है। बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है। कारण इसका कह रहा है कि भोजन बनाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, जो ज्यादातर घरों में चूल्हे वूल्हे के लिए जो वन है उनको काट देते हैं लकड़ियों के लिए, ईंधन के लिए, और इससे जो प्रकाश संश्लेषण है इसकी प्रक्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वन का उपयोग करते हैं। वन जो है किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका ए और आर दोनों ही सही हो जाएंगे, और साथ में इनका कारण बिल्कुल सही कह रहा है, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इससे क्या होगा, जब अपन लोग वनों को काटेंगे, बहुत ज्यादा हद तक अपन लोग इन वनों को काटते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो आप लोगों के लिए, जो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही था? ए हो जाएगा, बाकी के सभी आप लोग गलत कर दीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, जिसमें गौर, द्रोणिका, ग्रेबोग्राइन कुछ चट्टानें दी गई हैं और एक किस तरीके से बनती हैं उनके नाम दिए गए हैं। स्थलमंडल पर बिलांचल, जो आपका समुद्र के अंतर वाला भाग होता है उसको बिलांचल बोला जाता है। वायुड़ क्षेत्र, जो कि हवा के द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसको वायुड़ क्षेत्र बोला जाता है। और परवतन पट्टी। तो ऑप्शन इनके दिए गए हैं और ये अपन लोगों को इनको लगाना है। जो गौर होता है इसको आप लोग बोल सकते हैं क्या? वायुड़ क्षेत्र बोल सकते हैं गौर को। ठीक है। कहाँ पे बन सकती है ये? गौर में वायुड़ क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला यहाँ पे लिख लीजिए। द्रोणिका है, द्रोणी कहाँ पे बनती है? तो यहाँ पे आप लोग पर्वतीय की पट्टी बोल सकते हैं, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। ग्रेबो है, जो ग्रेबो बनती है स्थलखंड में बनती है, तो यहाँ पे आपका स्थलखंड कहाँ पे है? फर्स्ट में है। ग्राइन रह गया एंड में, ग्रोइन, तो ये कहाँ पे बनता है? बिलांचल में, यानी कि सेकंड वाला। ठीक है। 3 4 1 2, पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये करेक्ट है, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए। तरंग कर्तित बेदी पाई जाती है, कहाँ पे ये पाई जाती है? कैलिफोर्निया के तट पर, होकेडो पर, मेडागास्कर के तट पर, या फिर मालाबार के तट पर। तो जो तरंग कर्तित बेदी है ये कहाँ पे पाई जाती है? कैलिफोर्निया के तट पर पाई जाती है। बनती किसके द्वारा है, कहाँ पे बनती है? तो जो तरंग कर्तित बेदी है ये सागर में बनती है। कहाँ पे बनती है? सागर में बनती है। बनती कैसे है? सागर में कोई मोटी चट्टानें हैं, भारी इस तरीके की कोई चट्टान है, और इसमें क्या हो रहा है, जो सागर की लहरें हैं वो आ रही हैं और आपस में बार बार यहाँ पे टकराती जा रही हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो चट्टान है इस तरीके की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस तरीके की हो जाएगी। और एंड ऐसा आएगा कि ये चट्टान यहाँ पे टूट करके गिर जाएगी। तो जो ये चट्टान होती है इसी को क्या बोला जाता है? तरंग कर्तित बेदी बोला जाता है। यहाँ पे क्या बनती है? एक खांच, नोच टाइप की बन जाती है, इस तरीके की एक खांच सी बन जाती है। ठीक है। और इसी में कई सारे मैदान जो आपके बनते हैं, सागर में भी बहुत सारी स्थलाकृतियां बनती हैं, इनको अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको ऐप पर मिल जाएगा। कंप्लीट ऑनलाइन जीएस दिवाकर भाई सर हो जाएगा आपको। ये किस पे मिल जाएगा? प्ले स्टोर पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट है यहाँ पे विषुवत प्रतिधारा की औसत गहराई क्या है? 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर या फिर 200 मीटर। तो जो विषुवत प्रतिधारा होती है, इसकी जो औसत गहराई होती है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 100 मीटर होती है। कितनी होती है? 100 मीटर। बी ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करा कीजिए। आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि आपको आंसर तो मैं थोड़ी देर बाद ही बताती हूँ, इतनी देर में तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैं पढ़ती ही हूँ। तो इसकी कितनी गहराई हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो धारा किस कारण तेजी से उत्तर की ओर में बहती हैं? क्या कारण उनका? पश्चिमी तीव्रीकरण है, पूर्वी तीव्रीकरण है, उत्तरी तीव्रीकरण है या फिर दक्षिणी तीव्रीकरण है? तो यहाँ पे जो आप लोगों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्यों ये बहुत तेजी से बहती है, तो इनका कारण है पश्चिमी तीव्रीकरण। ठीक है, ये कहाँ पे बहती है आप लोगों के, अगर आपको पता हो तो? ये आपका इस साइड में, यहाँ पे इस साइड में आपकी ये बहती हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका? पश्चिमी तीव्रीकरण हो जाएगा। पश्चिम से उत्तर की ओर में जा रही हैं, ध्रुवों की ओर में वैसे जाती हैं। ये कैसी हवाएं हैं? गर्म हवाएं हैं। कैसी हैं ये? गर्म हवाएं हैं। तो इस कारण इसका क्या है? बहुत ज्यादा तेजी से बहती हैं, क्योंकि इन पे पश्चिमी तीव्रीकरण है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके लेखक पूछे गए हैं। बताइए कौन हो जाएगा इनके लेखक? तो इनका जो लेखक हो जाएगा, ई हटिंगटन है, एच एस बैरोज है, एफ रेडजेल है या फिर ई सी सैम्पल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे? हटिंगटन हो जाएंगे, जो कि इनके लेखक हैं द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इनकी कुछ और भी पुस्तकें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये कहाँ के हैं? तो ये अमेरिकन है। ठीक है, कहाँ के हैं ये? अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। तो इनके बारे में कुछ और भी जान लीजिए। पुस्तक है, जैसे इन्होंने दिया था एक, द पल्स ऑफ एशिया, द पल्स ऑफ एशिया। ठीक है, ये इन्होंने दी थी 1907 में। इसकी डेट याद रख लीजिए, क्योंकि इनकी डेट पूछी जाती है। और भी इन्होंने दी थी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। यहाँ पे लिख देते हैं आपके, यहाँ पे लिखे जा रहे हैं नेशन एंड क्लाइमेट। ठीक है, राइटिंग मेरी ज्यादा सुंदर है, तो आप लोग को भी करनी हो मेरे जैसी तो कर सकते हैं। ठीक है, करेक्टर एंड रेसेस। ठीक है, करेक्टर एंड रेसेस हो जाएगी। मैन स्प्रिंग एंड सिविलाइजेशन है, मैन स्प्रिंग एंड सिविलाइजेशन हो जाएगा। और एक और बुक है इनकी, इनकी सारी बुक इंपोर्टेंट है इसलिए लिखा रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। इकोनॉमी एंड सोशल ज्योग्राफी। ठीक है, ये इनकी कुछ बुक है, एक बार फिर से पढ़ के बता रही हूँ, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो मेरी राइटिंग में। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, करेक्टर एंड रेसेस, एंड मैन स्प्रिंग एंड सिविलाइजेशन, इकोनॉमी एंड सोशल ज्योग्राफी। एंड ये कहाँ के थे? अमेरिका के रहे थे। इन्होंने एक और बुक लिखी थी द पल्स ऑफ एशिया, जो कि 1907 में लिखी थी। इनकी डेट याद रखिएगा। एक और डेट है जिसको आप याद रखेंगे, सिविलाइजेशन जो क्लाइमेट है आपकी, इसकी डेट याद रखिएगा, क्योंकि इसकी भी पूछी गई है कई बार। तो इसकी डेट कितनी है? 1915 है। ठीक है, बाकी की सभी की डेट आपको याद नहीं रखनी है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कॉस्मोग्राफी पद की रचना किसने की थी? मैकिंडर, हेल्फोर्ड जे ने, हम्बोल्ट ने, इमैनुअल कांट ने या फिर टॉलेमी ने? तो जो कॉस्मोग्राफी है, जर्मन भूगोलवेत्ता रहे थे, इनका नाम क्या है? जर्मन भूगोलवेत्ता रहे थे हम्बोल्ट। इन्होंने रचना की थी किसकी? कॉस्मोग्राफी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डिटेल में आप लोगों को अलग से सेशन लेने की सोच रही हूँ, जो आपका यूट्यूब पर फ्री ही रहेगा, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं।
चलिए, इनका क्वेश्चन देखना है आप लोगों को। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। पहला यहाँ पे विविधता में एकता, सामाजिक निश्चयवाद, समग्र स्थलीय यानी कि टेरेस्ट्रियल होल की अवधारणा दी गई थी एवं अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत दिया गया था। किस किस ने कौन सा दिया है? बाइडल डी ब्लॉस के द्वारा, जीन ब्रोन्स के द्वारा, कार्ल रिटर के द्वारा एवं फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा। तो जो विविधता में एकता वाला जो सिद्धांत है, ये दिया गया था कार्ल रेटर के द्वारा। तो रेटर कहाँ पे है? थर्ड लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है। सामाजिक निश्चयवाद है, ये दिया था फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा। रेडजेल कहाँ पे है? फोर्थ में है, फोर्थ लिख लीजिए। समग्र स्तर यानी कि टेरेस्ट्रियल होल की जो अवधारणा है, ये दी गई थी बैडल डीला ब्लॉन्स के द्वारा। ब्लॉन्स फर्स्ट नंबर पे है। और एंड में रह गया आपके अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत है, ये दिया गया था जिन ब्रून्स के द्वारा। ब्रून्स कहाँ पे है? सेकंड हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन जो आपके सही होंगे 3 4 1 2, ये यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसारी एवं पश्च धावन अवधारणा आरंभ की गई थी किसके द्वारा? ए ओ हर्समैन के द्वारा। जो आपका बैकवॉश इफेक्ट इफेक्ट है, इसकी जो अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी, ये पूछा गया है। गुन्नार मेडल के द्वारा, गुंडर फ्रैंक के द्वारा, या फिर समीर अमीन के द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा इनमें से, वो हो जाएगा कौन सा? गुन्नार मेडल हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी बी ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इनकी अगर जो थ्योरी है वो पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? क्यूमुलेटिव कॉसेशन थ्योरी है इनकी। क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव कॉसेशन थ्योरी है। ये किसने दी थी? गुन्नार मेडल के द्वारा दी गई थी। और इसी में इन्होंने बात की थी किसकी? प्रसारी एवं पश्चधावन इफेक्ट की। इनका जो कहना था वो क्या था कि जो बाजारी शक्तियां हैं, हम जो लोग बोलते हैं कि बाजारी शक्तियां यानी कि जो मार्केट है, उसके कारण गरीबी मिट जाएगी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता था कि जो गरीब है वो और गरीब होते जाएंगे, यानी कि जो बैकवर्ड एरिया है वो बैक होता जाएगा, और जो आपका मेन एरिया है वो असमानता जो होगी वहां पे घटने की बजाय क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये किसने कहा था? गुन्नार मेडल के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बदार्शनिक विचारधारा जिसके अनुसार व्यक्ति अपने प्रकृति की रचना के लिए स्वयं जिम्मेदार है, जाना जाता है। ये किस में जाना जाता है? प्रत्यक्षवाद के लिए, प्रकारवाद के लिए, अस्तित्ववाद के लिए, या फिर उपयोगितावाद के लिए। इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जैसे अपन लोग बोलते नहीं है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वही है जिसमें कि जो व्यक्ति है वो उसने अपनी प्रकृति की रचना के लिए उसको स्वयं को जिम्मेदार ठहराया है या फिर जिम्मेदार जाना जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन प्रत्यक्षवाद हो जाएगा। और ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।